पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। कल वाला टॉपिक सबको पता है ना, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। हमने 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, बताओ कौन कौन से पढ़े हैं? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। हाँ जी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो तीनों में मुझे बताओ नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? जीरो। जीरो। एंड डी बाई डी एक्स अगर मैं निकालू तीनों में तो क्या आएगा? जीरो। जीरो। एंड आप कैसे पहचानेंगे मतलब कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है? स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हाँ जी, स्टेबल में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड आप क्या करते हैं? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आप चेक करते हैं। इफ इट इज लेस देन जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? अनस्टेबल। अगर आपके पास डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। उस केस में आपके पास क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो ही हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करे थे एंड समझा था कि एक्चुअली में क्या मतलब है स्टेबल अनस्टेबल का, एक बॉल के थ्रू। ये चीज क्लियर हो चुकी है सबको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो आप लोगों ने ये सुना है कि लाइक एक ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में उस इक्वेशन तक पहुंचने से पहले भी काफी स्टोरी है, वो समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉक है ये, एंड ये मैंने कोई स्प्रिंग से अटैच कर दिया और इधर वॉल कनेक्टेड है। मान लो ये आपके पास हो गया वॉल। ठीक है। ब्लॉक का मास मान लीजिए m, और ऊपर से मैंने इसमें एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल। ठीक है। तो क्या होगा? स्प्रिंग में एक फोर्स आ जाएगा Fs, एंड जब ये मोशन में आएगा नीचे की तरफ तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा क्योंकि वॉल के साथ कांटेक्ट में है। तो यहां से आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये हो गया। ठीक है। तो F एक्सटर्नल, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज क्लियर है सबको? कोई एक फोर्स और बच गया, बताओ कौन सा? ग्रेविटेशन। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, Fg। ठीक है। तो अभी आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F नेट दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगता है दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में उसका एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं हमें देखते हैं कौन कौन से। F एक्सटर्नल लग रहा है, प्लस में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, प्लस में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग लग रहा है, प्लस में फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा है, प्लस में फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन को लिखने का एक तरीका और है। एक्सेलरेशन होता है आपके पास dv बाय में dt। यस अगर मैं dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करूं तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? dv बाय dx इंटू v लिख सकते हैं ना ये चीज। यस। और ये जितने भी फोर्सेस हैं ये इनका सबका सम नेट फोर्स लिख देते हैं, F नेट। सो F नेट इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं v इंटू में dv बाय में dx। ठीक है। अब यहां से देखो dx को मैं इधर ले जाती हूँ, F नेट इंटू में dx दिस इज इक्वल टू m इंटू में v इंटू में dv। ठीक है। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? F नेट इंटू में dx क्या है? वर्क। स्मॉल वर्क डन आप लिख सकते हो, डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू m इंटू में v इंटू में dv। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है यानी नेट वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करती हूँ? इंटीग्रेट करती हूँ ऑन बोथ साइड्स। सो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगी, अभी मेरा एक्सप्रेशन आ गया डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू m v dv। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स,
सो ये चीज आप पढ़ चुके हो, जो अभी एक्सप्रेशन में निकाल रही हूँ ये आप पहले पढ़ चुके हो। सो आप इंटीग्रेट करेंगे, ये डब्ल्यू नेट बन गया। दिस इज इक्वल टू मास बार इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv। मान लो पहले इनिशियल वेलोसिटी vi थी, फाइनल वेलोसिटी vf हो गई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m कॉमन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय में 2, लोअर लिमिट vi, अपर लिमिट vf। ये क्या क्या बन रहा है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का m by 2 vi स्क्वायर। यानी जो आपके पास नेट वर्क डन है ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये बात सबको समझ में आई? यानी Yes, नेट डब्ल्यू नेट या डब्ल्यू टी लिख सकते हो आप। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी देखो फोर्सेस कौन कौन से थे। एक तो था आपके पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक था फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, एक था आपके पास फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, एंड आपके पास है नॉर्मल की वजह से एक फोर्स हो गया, एंड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। 5 है ना। सो यहाँ पर देखिए हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो एक सूडो फोर्स भी आ जाता और वो भी इसी के अंदर ऐड होके नेट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता। सो यहाँ पर अभी इनर्शियल फ्रेम पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसके अंदर देखिए इस वर्क डन को आप ओपन कर सकते हैं, क्या, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, प्लस में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फोर्स, प्लस में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, प्लस में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इस वाले ब्लॉक में देखो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो वर्क डन आएगा वो 0 बन रहा है ना। यस मैम। नीचे की तरफ अगर हम आप कंप्रेस करेंगे तो फोर्स सॉरी नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट 90 पे हो गया, तो आप इसको तो 0 कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, क्या ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से नहीं है? यस मैम। Yes, ma'am. एंड ये वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये दोनों आपके पास क्या है, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यानी मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा मॉडिफाई कर सकती हूं मैं, कैसे, इनको मैं लिखूंगी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, CF से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, एंड प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक सबको? अभी देखिए वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फ्रिक्शन फोर्स भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा KE माइनस में डेल्टा प्लस में सॉरी प्लस में डेल्टा U, क्योंकि आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन बना आपके पास, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो ऊपर बना था एक ये वाला, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका Yes, ma'am. 100% वैलिड है। कहीं पर कुछ नहीं समझ में आई तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन पे अब हम पहुंच रहे हैं ना, इससे आप लोगों को एक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है कि आपको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग निकालने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी में एडजस्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना आपको सिस्टम में कितना हो, सो आपको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपके काफी बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं इससे सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। अभी देखो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे पहुंचेंगे। ये भी आपके पास 100% वैलिड है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा ओपन करेंगे। मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। PE लिखते हैं या फिर U लिख देते हैं हम लोग, U लिख रहे हैं तो ये हटा देते हैं। सो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या प्लस आएगा, यस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो चेंज होगा, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज आएगा। क्या आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इकट्ठा कर लिया मैंने, माइनस में
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसको Yes, आप ma'am. बोल सकते हैं टोटल एनर्जी फाइनल, आप इसको बोल सकते हैं ई मैम माइनस में ई इनिशियल। दिस इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है ये चीज सबको? Yes, ma'am. मैम हाँ जी बेटा, मैम एक बार आप रिपीट कर दोगे, वो मैं भी ज्वाइन हुआ। कहाँ से रिपीट करूं? मैम सारा ये रिपीट करूं? स्लाइड कर दो, मैं वो फिर पढ़ूंगी। ये वाली स्लाइड देखो, या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने क्या करा है, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस में हमने ओपन कर लिए सारे फोर्सेस, कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है। सो कंजर्वेटिव वाले फोर्सेस को मैं राइट हैंड साइड में ले गई, माइनस में WC नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने लिख दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा बच गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन प्लस में एक्सटर्नल कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई है उसकी वजह से वर्क डन। इसको मैंने ओपन कर लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल की इकट्ठी कर ली टर्म्स, इनिशियल की इकट्ठी कर ली टर्म्स। सो फाइनल वाले को आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी फाइनल माइनस में टोटल एनर्जी इनिशियल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वर्क एक्सटर्नल प्लस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन। आपके 99% में यहाँ पर एक ही फोर्स रहने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कई बार आपको सिर्फ WF भी लिखा मिलेगा। सो अभी देखिए, दो कंडीशन लिख रही हूं मैं, अंडर टू कंडीशंस। पहला, इफ सरफेसेस आर स्मूथ, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्मूथ सरफेसेस हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर आपके पास ये जो टर्म है ये गायब हो जाएगी, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, जीरो हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट अगर जीरो है। ये दो कंडीशंस जब आप पुट करते हैं, सो आपकी इक्वेशन जो है उसमें कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया, जीरो इक्वल्स टू EF माइनस में EI इंप्लाइज EF इक्वल्स टू EI, यानी टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। अगर आप इसको ओपन करें तो क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है सबको? ये होता है कंजर्वेशन। हाँ जी बेटा, मैम सेकंड एक बार और बता दो। देखो एक दो कंडीशन है, पहले ये वाली चीज समझ आ गई ना, स्टार वाली। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, आपके क्वेश्चंस में लगभग 85 to 90% क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं कि फ्रिक्शन तो गायब कर रखा है। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन है ना। सो वो वाला चीज एक टर्म जीरो हो गई, प्लस में जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन है वो भी आपको जीरो गिवन होगा। या आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो फोर्स है आपको नहीं लेना, इसकी वजह से वर्क डन नहीं लेना। सो ये दोनों टर्म अगर मैं स्टार वाली इक्वेशन में गायब कर दूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म बचते हैं, EF और EI, यानी EF इक्वल्स टू EI हो गया। यानी कि आपके पास फाइनल जो एनर्जी बन रही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर फ्रिक्शंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग ये वाली इक्वेशन को उठाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर नीट वगैरह होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तक रुक जाते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। When a ball drops from height h, what will be its final velocity just before hitting the ground? ये वाला क्वेश्चन आप इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। भूल जाओ अभी हमने क्या किया, कैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके कर सकते हो ना। Yes, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ जरा। When a ball drops from height h, what will GH आ रहा है, yes अंडर रूट 2GH आएगा। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एयर फ्रिक्शन का कुछ जिक्र है नहीं, है ना। मान लो एक बॉल है, आपने बॉल को ड्रॉप किया है, कहां से किया है, फ्रॉम हाइट h, मतलब जहां ये जाएगी अब सरफेस तक पहुंचेगी
जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये h हाइट है। हिट करने से जस्ट पहले उन्होंने पूछा कि वेलोसिटी कितना होगा। सो इन्होंने कहीं पर भी एयर फ्रिक्शन की बात नहीं करी, यानी वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाएगा, राइट? यस मैम। No air friction, so work done due to non-conservative force is equal to 0. एंड कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन है, जस्ट उसको ड्रॉप किया है, फ्री फॉल है, तो उस केस में आपके पास वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट भी 0 है, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लग सकती है, लग सकती है नहीं लग सकती है? Yes, ma'am. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, निकालो जरा आंसर क्या आएगा इससे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? सबसे पहले तो ये बताओ, ड्रॉप किया है Ma'am, वो तो 0 रहेगा। जीरो। जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी? mgh mgh, मास m ले लीजिए, mgh एंड पॉजिटिव ही होगी। आपका सरफेस ये है, यहाँ पर 0 है, उससे ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सपोज यहाँ पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है वो v होगी, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ m v स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी? 0। सो अगर आप सॉल्व करते हैं, मास से मास कटेगा, v की वैल्यू क्या आएगी? √2gh। और यही चीज आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रही है। आपने कौन सा इक्वेशन यूज किया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो v स्क्वायर यानी जब वो फाइनली यहाँ पहुंची है, u स्क्वायर आपके पास 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2a क्या आएगा आपके पास? माइनस g, s क्या होगा आपके पास? माइनस h। मोशन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ आप आ रहे हो, सो ये हो जाएगा 2gh, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh एंड v इज इक्वल टू √2gh। सेम आ रहा है ना? Yes, ma'am. This is how we have to apply। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए, फाइंड elongation of spring when mass m is allowed to fall। एक मास m है, नीचे से आपने उसको जस्ट अपना हाथ लगा रखा है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है और आपने उसको नीचे से पकड़ा हुआ है। अब क्या है, जैसे ही आप अपना हैंड रिमूव करेंगे तो क्या होगा? वो फॉल करेगा। तो पूछा Yes, क्या है? sir. फाइंड elongation ऑफ स्प्रिंग, कितना elongate होगा वो, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा नेचुरल लेंथ से, वो आपको निकालना है। 2 मिनट है, जरा ट्राई करो। 7:22 हुए हैं, कोशिश करो जरा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, अभी याद है किसी को? बी, इसका मतलब पिछला क्वेश्चन तो याद है, पर ये आंसर नहीं है बेटा। के बाई एम जी भी नहीं था वहां पर, जो हमने पहले किया था वह आंसर आया था एम जी बाई के। ए एम जी बाई के नहीं बेटा, एम जी बाई के नहीं है, सी। ए नहीं है, बी नहीं है, एक ऑप्शन आया सी। सी और डी में देखो कौन सा आएगा, चेक करो जरा। थोड़ा मैं आपको याद दिलाती हूँ, पहले हमने क्या किया था। पहले किया था जब हमने इक्विलिब्रियम वाला एक कंडीशन लिया था कि आप इसको क्या करते हैं, स्लोली स्लोली नीचे की तरफ मूव करते हैं, और क्या होता है कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। जितना नेचुरल लेंथ से आप आपके आगे जा रहे हैं उसके पीछे की तरफ क्या आता है? फोर्स आता है ना, के एक्स। एक पॉइंट आएगा जब आपके पास नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स के एक्स से बैलेंस हो जाता है, यानी एम जी इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो वहां से आपके पास एक्स निकल के आता है एम जी बाई के। पर ये चीज मेरी यहाँ पर लागू नहीं होती है, ये तब लागू होती है ना मैम? हाँ जी बेटा, ऑप्शन सी है ना इसका? हाँ जी आंसर सी है, बट ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट है ये
कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होता है, यानी कि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है, उस केस में ठीक है आपके पास x इज इक्वल टू mg/k हो गया। ठीक है, जब आप उसको स्लोली स्लोली नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, आप काइनेटिक एनर्जी को चेंज भी नहीं होने दे रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने उसको तुरंत छोड़ दिया, उसका फॉल हुआ, तो यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन वैलिड नहीं होता। तो थोड़ा ध्यान से सुनने क्या होता है। मान लीजिए ये ब्लॉक है, इनिशियल पोजीशन है, ये नेचुरल लेंथ पे है, ये पोजीशन मान लो ए है, सेकेंड पोजीशन आपके पास बी होती है और थर्ड पोजीशन होती है सी। तो जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, पहले क्या होता है कि आपके पास mg इज ग्रेटर देन kx होता है, तो धीरे धीरे नीचे खींचेगा, जब बराबर हो जाता है तब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आ जाता है, वो आ जाता है पोजीशन बी के ऊपर। ठीक है, जब वो फॉल कर रहा है उस समय पर क्या होता है कि यहां पर उसके पास v मैक्सिमम होती है। क्या होता है, ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पर उसकी नीचे की तरफ वो फॉल करेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब बी पे आगे क्या होता है कि फोर्सेस तो बैलेंस हो गए बट उसके पास स्पीड अभी भी है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे वो इससे नीचे जाता है, यहाँ पर आ जाता है mg इक्वल्स टू kx, बट इससे अगर नीचे जाता है तो kx बड़ा हो जाता है, तो ये स्पीड घटने लग जाती है। ये स्पीड घटेगी, यहाँ आते आते क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर अ मोमेंट रेस्ट पे आएगा। फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ फिर स्पीड बढ़ेगी, ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा जहां इक्विलिब्रियम है और फिर ऊपर जाएगा, यानी वो इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि जो स्प्रिंग है वो अगर आप उसको छेड़ देंगे ना, थोड़ा सा भी अगर ऐसे पुश कर दिया और छेड़ दिया तो क्या होता है, वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ये ऑसिलेशंस, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस हम पढ़ेंगे इस 11th के लास्ट चैप्टर में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जब आप फॉल कराते हैं तो यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जरूर 0 हो गया है, लेकिन उसके पास स्पीड आ गई है, बल्कि मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, यहां से आगे जाएंगे तो स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जितना आप आगे जाओगे उसमें उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अभी स्पीड घटेगी, यहाँ आकर फॉर अ मोमेंट 0 होगी, फिर वापस इस तरफ बढ़ेगी एंड फिर ऊपर की तरफ। तो ये SHM होता है। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है जब वो अलाउ किया गया टू फॉल तो वो बी पे नहीं रुकेगा ना, हमको लगाना है क्या, फॉर अ मोमेंट वो सी पे रुकेगा। तो यहां से यहां तक का आपको इलोंगेशन निकालना है x। आई बात समझ में। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका। सो यहां से देखिए क्या हो गया, सबसे पहले तो हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो इन्होंने फ्रिक्शन की बात नहीं करी, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0 है, प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट भी 0 है, क्योंकि आपने जस्ट उसको अपने हाथ से पकड़ा था, देन यू हैव रिमूव्ड योर हैंड, तो नीचे की तरफ फॉल करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, रेस्ट फेज सिस्टम 0 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग एक बेसलाइन, मैंने आपको बोला था हम पोटेंशियल एनर्जी हमारे न्यूमेरिकल्स में कंसीडर करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल थोड़े सिंप्लीफाइड हो जाए। सो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, स्प्रिंग भी मेरा स्ट्रेच्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, वो नेचुरल लेंथ पे है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, वो यहाँ फॉर अ मोमेंट रुका, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ तो रुका नहीं था, जहां पर इक्विलिब्रियम था, रुका तो उसी पॉइंट पर है ना, पूरा एक्सटेंशन जब हुआ है। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग की आएगी एक, तो कितना खिंच गया वो अपनी पोजीशन से, मान लीजिए यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया ना। सो कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है उसका, x। तो हाफ के x स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी ना। यस मैम, कितनी आएगी, -mg। यस, क्योंकि आप बेस लाइन से अब नीचे जा रहे हैं। सो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, -mgx इक्वल्स टू 0 + 0। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू mgx, x से x कटा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2mg में k। ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको। अच्छा मैम, इससे एक रूट x इक्वल टू 0 भी तो आ रहा है।
क्या आ रहा है? एक रूट में x की वैल्यू का 0 भी तो आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 तो आपके पास नहीं, देखो हमको क्या x इज इक्वल टू 0 भी एक कंडीशन है, x इक्वल्स टू 0 आपके पास स्टार्टिंग वाला ही पोजीशन हो गया, एलोंगेशन तो नहीं आया ना वहां से, तो वो वाला नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर ये रहेगा 2mg में की। ओके ठीक है, आगे चले। हाँ जी, ट्राई कीजिए बेटा सभी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। सेम ही आ रहा है। यस सी आ रहा मैम। है, 2mg क्या आ रहा है? इसमें आ तो सही है। चलो Yes, सबसे ma'am. पहली बात तो एयर सॉरी फ्रिक्शन की बात नहीं है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0 हो गया, 0 एंड एक्सटर्नल एजेंट की भी बात नहीं है, वो भी 0 हो गया। ठीक है, सो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम का क्या होगा? अभी आपने उस पे हैंड से टच करके उसको रोका हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल 0 हो गया, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? 0। अब जीरो। बेस लाइन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर u को 0 मान लो, सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या हो गया? 0 हो गया, और स्प्रिंग भी अनस्ट्रेच्ड है, तो आपके पास दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब जैसे ही आप अपना हैंड रिमूव करेंगे वो फॉल करना शुरू करेगा, वो फॉल करेगा, सपोज कितने से फॉल किया? x से अगर वो फॉल करता है तो ये x से ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, राइट, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो अगर x से खींचा तो स्प्रिंग x से, अगर मास गिरा तो स्प्रिंग x से ऊपर एक्सपैंड हो गया। सो आपके पास क्या क्या चीजें चेंज हुई? देखो सबसे पहले तो इसके पास जब ये एकदम से फॉल करेगा, एट सम मोमेंट वो एक बार रुकेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, एक बार वो फॉल करता है, एक बार रुकेगा, फिर वो वापस से ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो गया? बेस लाइन से मास कितना नीचे है? x नीचे है, तो कितना हो जाएगा? माइनस mgx, एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अगेन, mgx इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 2mg बाय में k, सेम आ गया। क्लियर है ये चीज सबको? मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करो। अब आ जाता है थोड़ा फ्रिक्शन लेके आते हैं। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस ब्लॉक स्टॉप्स। अभी क्या किया गया है, सवाल ये देखिए, पूरा सुनिए, लिखा नहीं हुआ सारा, कि इस 1 kg ब्लॉक को मैंने पुश किया अगेंस्ट स्प्रिंग, मैंने काम किया, एंड मेरा किया गया काम विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यस और नो? भाई मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग लगा हुआ था, स्प्रिंग के आगे मैंने ब्लॉक रखा, ब्लॉक अटैच नहीं है, ब्लॉक रखा, ब्लॉक को मैंने पुश किया, मैंने वर्क किया, मेरा किया गया वर्क, मेरी एनर्जी लगी, वो कहाँ गई? वो स्प्रिंग की नई कॉन्फ़िगरेशन बनाने में लग गई ना, दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब कहानी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, अब क्या होगा? जैसे ही मैं अपने हैंड्स को रिमूव कर देती हूँ, ये ब्लॉक भागेगा, ये ब्लॉक भागेगा, रुकेगा कैसे? अगर आपके पास स्मूथ सरफेस होता तो ये चलता रहता, अगर मान लो आपके पास फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और एक जगह पर जाकर वो रुक जाएगा। मेरा किया गया काम कहाँ चला गया? विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने अपने हैंड्स को रिमूव किया, दिस ब्लॉक विल मूव। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पहले तो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, देन काइनेटिक एनर्जी गेट्स वेस्टेड इन फ्रिक्शन, तभी तो रुकेगा। सपोज ये जो डॉट मैंने लगाया यहाँ पर आके वो रुक गया, इस पोजीशन पे रुक गया, ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन है, यहाँ था आपका स्प्रिंग नेचुरली, अब मैंने ब्लॉक 1 kg का लगा के इसको यहाँ पर नई कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया। सो ये आपने कितना डिस्प्लेस किया? वो दे दिया 2 मीटर, और ये आगे कितना गया है? सपोज x, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया 50 न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी यहाँ पर कौन सा है? फ्रिक्शन। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अगर मैं इसको ओपन करूं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये चीज याद रखेंगे आप,
अब मैं बार बार ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दिस इक्वेशन इज 100% वैलिड। फ्रिक्शन वगैरह आ जाए तो ये वाली उठानी है। क्लियर है सबको? अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने कोई वर्क किया, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमको नहीं लेना है। जब उसमें हमने क्या किया, वर्क करके उसको होल्ड कर लिया एक पोजीशन पे, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो न्यूमेरिकल है वो आगे लेके चलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज 0 एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ये तो निकालना पड़ेगा। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, एफ डॉट एस होता है ना। सो पहली बात तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। और डिस्प्लेसमेंट हो कितना आ रहा है, 2 प्लस में x, राइट? यस मैम। कोई दिक्कत? अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू में एन, यही होता है ना। सो म्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपको 0.5, एन की वैल्यू क्या होगी 10 एम जी, 1 इंटू में जी यानी कि 10, यानी कि इंटू 10। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एम जी है। तो यहां से आपके पास ये कितना आ गया 5। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया माइनस में 5 इंटू में 2 प्लस एक्स। अब बाकी की चीजें देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ गई, इसको हम लिख लेते हैं -5 इंटू में 2 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ बेटा, रुक जाएगा ना ब्लॉक, यस मैम 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी, इसको ही बेसलाइन मान लो। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 माइनस, अच्छा और भी कोई एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कौन सी आएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, स्प्रिंग उसको छोड़ चुका होगा। सो यहाँ पर आपके पास ये चीज 0 रहेगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 था, पकड़ के रखा हुआ था मैंने ब्लॉक को, बाद में मैंने ब्लॉक को छोड़ा है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में आएगा आपके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही रहेगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है कितना, हाफ के इंटू में 2 का स्क्वायर। आई बात सबको समझ में? कितना आपने इसको दबा रखा है, 2 मीटर, और के की वैल्यू भी आपको गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा मैम कंप्रेस कर रहे थे, मैं तब सोच रहा था इसको इलॉन्गेट कर रहे थे। क्या कह रहे हो? मैम कंप्रेस कर रहे थे इसको, मैं वो सोच रहा था इसको इलॉन्गेट कर रहे थे। नहीं नहीं, हमने उसको क्या किया, कंप्रेस किया है, ओके फिर हमने अपने हैंड्स को रिमूव किया है, फिर वो ब्लॉक को स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहता है, वो पोटेंशियल एनर्जी किसको देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी, तब जाके वो रुकेगा। क्लियर है ये चीज सबको? यस चलिए मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए, सवाल ये है कि एक स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग के आगे पहले वो नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ, नेचुरल लेंथ पे होता तो वो कहाँ होता, यहाँ तक होता। अब क्या किया, यहां से मैंने एक ब्लॉक पकड़ा, ब्लॉक को दबाते हुए मैं यहाँ ले आई, मैंने 2 मीटर उसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर दिया। क्लियर है ये चीज सबको? सवाल ये है, अब क्या करोगे आप, जैसे ही अपने हैंड्स को रिमूव करोगे ये भागेगा, ये स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। बट जो सरफेस है वो स्मूथ गिवन नहीं है। सरफेस का जब भी आपको एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, इसका मतलब वहां फ्रिक्शन का रोल आ गया, तो क्या होगा, अब जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो किस में वेस्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। सो यहाँ पर जब फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो कि kf प्लस uf इक्वल्स टू ki प्लस ui हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन वाला जो इक्वेशन है वो उठाएंगे। सो वो आपके पास क्या है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया इक्वेशन, हमने अप्लाई किया है क्या कि ब्लॉक को आपने अपना किया गया वर्क दिया, तो वो उस क्या हुआ कि स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब यहाँ उसके पास, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही आप छोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, वो रुक जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, बेस लाइन हमने पूरा ये 0 ही मान लिया, सरफेस पे ही है तो 0 हो गया। माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, 0 था, बट उसमें क्या था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर।
एक्स यहाँ पर मतलब ये वाला एक्स नहीं बोल रही, कितना आपने उसको नेचुरल लेंथ से पीछे की तरफ कंप्रेस कर दिया, वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो वो कितना है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर आ गया। और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, एफ डॉट एस, फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 प्लस में एक्स डिस्टेंस पे जाके ये रुक गया, ठीक है। नेगेटिव आया क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे होता है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, म्यू आपको दे रखा है, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास ब्लॉक है, वर्टिकल मोशन है नहीं, नीचे की तरफ क्या लगेगा आपके पास एम जी, ऊपर ये सरफेस, इस पे क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन एफ बी डी, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू एम जी आप पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगले क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम लोग ट्राई करोगे पूरा। मैम इसमें एक क्वेश्चन था मैम, इसमें x18 आ रहा है ना, एक्स मैंने निकाल के नहीं रखा, बाकी निकालो भाई कितना आ रहा है, इतना ही आएगा मैम मेरे 18 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है। मैम तो मेरा क्वेश्चन ये था, जब वो 16 आगे चले जाएगा क्योंकि मैम 2 में तो कंप्रेस है, और ये कैसे मैम x18 में आगे जाएगा, तो मैम फिर स्प्रिंग जो है वो भी तो फिर वापस अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, तो मैम वो स्टॉप थोड़ी ना होगा। नहीं देखो क्या होगा कि स्प्रिंग जो जाएगी, देखो आप इसको आप ये कह रहे हो कि भाई स्प्रिंग का जो पोजीशन है वो भी आगे तक जाएगा, ये बोल रहे हो ना, Yes. बट ये अटैच नहीं है ना बेटा, अटैच होता तो ये स्प्रिंग को खींच ले जाता, अभी क्या होगा वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, वो ब्लॉक को छोड़ देगा फिर। अच्छा मैम स्प्रिंग ब्लॉक को छोड़ देगा फिर आगे। हाँ छोड़ देगा, तभी तो हमने उसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया है कि उसमें उसको स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन नहीं बचा फिर, ठीक है। बाकी वो स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, स्टिफ होता है तो आपके पास ऑसिलेशंस बिल्कुल कम हो जाएंगे, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे जाके तभी रुक जाएगा। अगर मान लो स्टिफनेस कम है तो वो थोड़ा सा ऐसे लहराता हुआ बंद होगा। सो उसके ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं ब्लॉक के ऊपर कि उसका पहले कितना था, सिस्टम जो सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कितना है पहले और बाद में कितना है। आई बात समझ में? ओके मैम। हाँ तो यहाँ यही है कि स्प्रिंग उसको छोड़ देगा, इसलिए हम लोग फिर स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, find the distance covered up the inclined surface by the block when it is compressed by distance x। यानी देखो ये जो मैंने डॉटेड दिखाया है ये उसका नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। अब क्या कर रहे हो आप, उसको कंप्रेस कर रहे हो अंदर की तरफ बाय सम डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये इसका नया पोजीशन हो गया, सपोज ये यहाँ पर इसका नया पोजीशन हो गया, इधर आ गया। अब क्या किया, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अप बाय द इंक्लाइंड सरफेस। अब जैसे ही आप इसको दबा के छोड़ेंगे तो ये तो भागेगा ना, एंड इट इज आल्सो नॉट अटैच्ड विद स्प्रिंग, सो ये भागेगा और ये ऊपर चढ़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन नहीं कर रखा, तो फ्रिक्शन तो नहीं है, सो ये जो आपने इस पे वर्क किया दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप इसको Yes, ma'am. तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, प्लस और किस में जा रही है वो एनर्जी, फ्रिक्शन में तो नहीं जा रही, रुकेगा कैसे वो? मैम ग्रेविटी लगेगी ना इंक्लाइंड प्लेन से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mg sin थीटा। हो जाएगा। क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करता हुआ एट सम डिस्टेंस यहाँ आकर सपोज रुक गया, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज ये कितना है आपका s, तो आपको ये निकालना है, s निकालना है कितना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अप द इंक्लाइंड सरफेस। क्लियर है सवाल? करो जरा कोशिश, क्या यस मैम। मैम वो बीच में तो कवर करेगा ना डिस्टेंस, इंक्लाइंड प्लेन और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से तो बीच में, हाँ ये डिस्टेंस भी कवर करेगा, इसको आप ले लीजिए। हम उसको तो कैलकुलेट करेंगे। ये हमें लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैम एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी ना, फ्रिक्शन ही नहीं, कहीं कुछ है हाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता तो इस पे काम होता, अभी काम नहीं होगा इसके। यस मैम, वो तो सेम ही रहेगी एनर्जी। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0 है, एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट भी हम 0 लेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल रुकेगा वो जाके, वो तो सीधी सी बात है 0 हो जाएगा। बेस लाइन यहाँ ले लो, u इक्वल्स टू 0, ये सारा u इक्वल्स टू 0 पे है। सो प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा बेटा, ब्लॉक का फाइनल तो 0 नहीं होगा, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, यस मैम। कितना होगा ये डिस्टेंस, So, ये अगर h मान लेते हैं।
साइन थीटा हो जाएगा ना, यस मैम एस साइन। हाँ ये आपके पास एस साइन थीटा इनटू में एम जी एस साइन थीटा उल्टा लिख दिया। सो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, ब्लॉक को आपने पकड़ा हुआ था दबा के, तो ये था प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। yes, आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बेसलाइन पे ही रखा है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी सवाल ये तो है हमारे पास वेरिएबल्स में, अभी आपको क्वेश्चन जैसे मिलते हो कैसे मिलते हैं, एक्स की वैल्यू दे देंगे, के की वैल्यू दे देंगे, या आपको कुछ एंगल वगैरह दे देंगे, मान लो 37 डिग्री दे दिया या 53 डिग्री दे दिया, तो उसमें आपको ट्राइंगल के साइड्स वगैरह सब पता होते हैं। सो इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा, तो तरीका कैसे है वो आपको इस सवाल में पता लग गया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यही चीज आपको इस पे अप्लाई करनी है, ये डीसी पांडे का ही क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आप ग्रुप में कमेंट करेंगे। क्लियर है? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो और ये कमेंट सभी करोगे जितने भी बच्चे हो अभी क्लास में। यस मैम। चलो अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या नहीं लिया था, फ्रिक्शन नहीं लिया था, सवाल आसान। क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ ये लो बेटा। अभी देखो सवाल में अभी मैंने जो जनरल क्वेश्चन लिए उसमें लिखा नहीं हुआ था, आपको सवाल में ऐसे लिखा मिलेगा ब्लैक, जैसे यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज नॉट अटैच्ड विद द स्प्रिंग। ठीक है, चलिए अब ये करेंगे बाय हाउ मच डिस्टेंस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। अब यहाँ फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन भी उन्होंने दो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0.2 है, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। सवाल क्या है, बाय हाउ मच डिस्टेंस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। क्या करा इन्होंने, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रख दिया, अब आपने मान लीजिए उसको जरा सा पकड़ा हुआ था, आपने छोड़ा तो ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करते करते यहाँ आके स्प्रिंग को दबाएगा, सपोज कितना ये कंप्रेस कर देगा, एक्स डिस्टेंस, यहाँ से इसने एक्स अंदर की तरफ कंप्रेस कर दिया। क्लियर है ये चीज सबको, सवाल समझ में आ गया? सो यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लॉक के पास अभी ऑलरेडी कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी used in friction and some will be used to compress this spring. क्लियर है? फिर जाके वो सारी कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन कौन से इस्तेमाल करेंगे, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम ओपन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो ये वाला चीज तो जीरो ही हो गई, आपने ब्लॉक को जस्ट पकड़ा हुआ था, देन यू जस्ट लेफ्ट इट, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। अभी देखो क्या क्या, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं यहाँ पर, कौन कौन से, ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो आसान है, पहले इस पे आ गए, ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो वर्क डन होगा, पहली बात तो ये नीचे की तरफ मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ होगा। ये जो डिस्टेंस है ये आप बता सकते हो, जब एंगल आपको 37 डिग्री दे रखा है और ये आपको 3 मीटर दे रखा है, ये बता सकते हो? मैम 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस किया उसने, 5, तो यहां से आपके पास माइनस एफ इंटू में 5, एफ ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू एन ही होता है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0.2। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, 10 कितना होगा, 10 नहीं होगा, mg cos 37। यस यहाँ पर देखिए mg जो इसका वेट लगेगा वो नीचे लगेगा, जो कि आप 10 बोल रहे हो, 1 इंटू जी। ठीक है, वो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना आपको, यहाँ इस तरफ ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो यहाँ आपके पास कितना आएगा, mg cos 37, mg cos यस 8 आ जाएगा, mg sin 37, और सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos 37, mg cos
37 degree. So this is equal to 0.2, mass is 1 into g is 10, cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5. 4/5. 4/5. क्लियर है ये चीज सभी को? Yes, ma'am. कुछ गड़बड़ है तो देख लो। म्यू की वैल्यू ठीक लिखी है, मास की 1, जी की 10, cos 37, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जब यहां आ गया तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? जब इधर मोशन करेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ? X करेगा. कितना करेगा? 2 मीटर 2 plus X. 2 प्लस यस। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? 2 प्लस में x और आगे लिख दिया हमने नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे। 180 डिग्री होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। सो फॉर फ्रिक्शन फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, जो ब्लॉक पे लगेगा नीचे की तरफ, इस पे लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन अब सीधा लगेगा ऊपर, n इक्वल्स टू mg होगा यहाँ पर। सो पहली बात तो आप लिखेंगे माइनस में म्यू इंटू में n इंटू में 2 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ आएगा 10 इंटू में 2 प्लस में x। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये तो वर्क डन निकल गया आपके पास इतना। यहाँ पर Yes, ma'am. ये फ्रिक्शन फोर्स निकाला, यहाँ से वर्क डन को मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस में अगर आप 0.8. देखो 5 से 5 कटेगा आपके पास सीधा 0.2 इंटू में 10 इंटू में 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड ये वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्यू टू फ्रिक्शन। HF कर लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें और कुछ नहीं है। कितना हो गया? 8 जूल हो गया, ये वाला तो सीधा सीधा माइनस में 8 जूल। ठीक है, ऐसे ही आप ये सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल रुकेगा ना ब्लॉक जाके? 0. 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हाफ की एक्सिस को या एक तो एक वो उसको कंप्रेस करेगा, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, आप इसी को बेसलाइन मान सकते हो। तो आपके पास सिर्फ एक ही आएगी, हाफ के एक्स X स्क्वायर। square. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? mgh. 3 mg वो 3 3 mg पे. g यानी 10 इंटू मास, मतलब पहले मैंने h लिख दिया, फिर g, फिर मास। मास कितने? 1। 1 है। ठीक है, 30 सारी टर्म्स आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, आप x को सॉल्व कर सकते हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा। क्लियर है? कर लोगे? Yes, ma'am. मेन बात समझने वाली थी, फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन को निकालना, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे निकालना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे निकालना है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी समझना कैसे 0 हो रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, और अब यहाँ पर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वो ऑलरेडी एक हाइट पर रखा हुआ है, mgh। यूजिंग mgh आप लोगों ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। What should be the value of x such that the mass m exerts a force mg on the curved surface at p? क्या किया गया है कि सवाल क्या है, देखो कि ब्लॉक को कितना आप दबाएंगे अंदर की तरफ, ये 2 नहीं है, x है। ठीक है, कितना वैल्यू x कितना लूम है कि आपके पास जब ये आप इसको छोड़ें ब्लॉक को, तो ये जब स्लाइड करता हुआ जाएगा, जब p पे पहुंचता है तो सरफेस उसके ऊपर कितना फोर्स लगाए? mg फोर्स लगाए। तो सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका mg होना चाहिए ऑन द कर्व सरफेस एट p। तो ट्राई करो जरा, 3 मिनट है आपके पास। कर रहे हो ट्राई? आवाज आ Yes, ma'am. करो जरा।
क्या किया गया है, इसको पहले आप कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन जो आप करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब स्मूथ ट्रैक दे दिया, यानी कि जब जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ते हैं, इट इज नॉट अटैच्ड टू इट, जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, ये आगे की तरफ मूव करेगा, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अब जब वो P पर पहुंचता है ब्लॉक, यहां पर जब वो पहुंचता है तो सवाल ये है कि ब्लॉक के ऊपर सरफेस कितना फोर्स लगाए, mg फोर्स लगाए, ये है। तो mg फोर्स सरफेस इस पे लगाए, उसके लिए x कितना होना चाहिए, करो जरा ट्राई। मैम कुछ लंबा चौड़ा आंसर है क्या इसका? आया तो आसान, छोटा सा है। छोटा सा। इसका वैल्यू k ले लो, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन वाला जो बात है वो तो सीधा बोल रखा है, स्मूथ ट्रैक है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट भी हम 0 ही लेंगे, प्रेस करके फिर छोड़ा है। ठीक है, अब करो जरा, आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लागू है इसके ऊपर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। मैम अंडर रूट अंडर रूट, या अंडर रूट आ सकता है बिल्कुल। मैम मेरा तो पूरा रूट के अंदर आता है, रूट 2 mg ब्रैकेट में r+1 अपॉन k आ रहा है। चलो मैच करेंगे, देखो सही है? पता नहीं बेटा, अभी नहीं बता रहा। यश का कितना है, अंडर रूट 2 mg, मैं मेरे ब्रैकेट में r+1 था। चलो देख रहे हैं, आंसर में थोड़ी गड़बड़ है। चलो करूं या और ट्राई करना है, देखिए जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, वो क्या यूज हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इस ब्लॉक के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सपोज यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका जो वेलोसिटी है वो v है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा P पॉइंट के ऊपर, mv² बाय में r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कंपोनेंट कौन सा है, सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन ही तो लग रहा है वहां पे। एक तो ये ऑब्जेक्ट उसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, एक सरफेस पलट के नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा mg। क्यों बोला मैंने कि सरफेस पलट के mg लगाएगा, सवाल ये है, उन्होंने बोला है ऑलरेडी कि सरफेस पलट के कितना लगाए, mg लगाए, यानी कि mv² बाय में r mg के बराबर होगा। पहले तो n इक्वल्स टू mg है p पॉइंट पर, एट p इन्होंने सवाल में ही बोल दिया कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सच दैट मास m एक्सर्ट्स अ फोर्स mg ऑन द कर्व्ड सरफेस एट p, कि कितना वैल्यू x का लें कि p पॉइंट पर जो मास m है एक्सर्ट अ फोर्स mg ऑन कर्व्ड सरफेस, मास कर्व्ड सरफेस पे कितना लगाए, mg लगाए, तो पलट के कर्व्ड सरफेस कितना लगाएगा, mg तो लगाएगा। सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है सरफेस ने जो इसके ऊपर लगाया, दैट इज mg एंड इट इज इन सर्कुलर मोशन नाउ, एंड फॉर सर्कुलर मोशन वी नो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार है, यानी कि अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, वो इसी नॉर्मल रिएक्शन से आया है। तो यहाँ से आपके पास v² आ जाएगा, m से m कट गया, v² की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू में g। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, रुका तो नहीं है वहां पर, आपके पास वहां पहुंचते पहुंचते कितनी हमने मान ली, v हाफ m v² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, mgr mgr, ये आप सरफेस को 0 पे मान सकते हो, वो रेडियस r पे पहुंचा है। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनिशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ k x²। अब यहां से आप v² की वैल्यू पुट कर सकते हो, हाफ m gr प्लस में m gr
दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा 3/2 mgr इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. 2 से 2 कट गया. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3mgr by में k and x equals to under root 3mgr by में k. क्लियर सबको? यस ठीक है. यस मैम. सवाल में थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल ये हुई कि आपको ऑप्शंस नहीं थे.